की दौर का सारा काम मैं कर चुका हूं और अब इसके बाद जो पाकिस्तान जिसकी हिफाजत करनी है, इसके लिए सिपह सालार और जंगों की ज़रूरत होगी, फौजी ताकत की ज़रूरत होगी। हमारा जो इस वक्त कंप्लीटली बहुत कुछ विजिट्स की बना पर और वैसे भी जो है वो टिल्ट जो है वो चाइना के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। और अमेरिका प्रैक्टिकल अप्रोच तो हमारे यहाँ यही होगी कि मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, इस पर बात हो सकती है। लेकिन अगर हम इस खुशफहमी में रहेंगे कि हर कोई आके अपने गुनाह कबूल करेगा, मुझे ये होता हुआ प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा। कर रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है। और फिर मोस्टली वहां पे हो रहा है जहां पे निगरान हुकूमत है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस करवाएं, आपने कब तक उसके लिए आपको जंगें करनी पड़ेंगी, यानी मदनी दौर शुरू हो जाएगा। मदनी दौर में आपने देखा कि दूसरी हिजरी से जंग गज़वात शुरू हो चुके थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, गजबा हिंद का सपना देखने वाला लाल टोपी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज घर में भी पिटाई खा रही है, तो जंग में तो उसकी हालत वैसे ही पतली हो जाती है। लाल टोपी का सपना सपना ही रह रहा है। बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो पाकिस्तान बेशक एक तहरीक से बनाया गया, इसलिए कि वो मक्की दौर था, उसमें जंग करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसकी हिफाजत के लिए फिर तलवार ज़रूरी है। इसीलिए हमको एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रहना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ भेड़िए हमें खाने के लिए तैयार है, हमारे वजूद को कबूल नहीं करते। जब आपके हमसाए में मशरक में एक मुशरिक दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है आपसे, 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से और फौजों के लिहाज से 5 गुना बड़ा है, और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो फिर आप कैजुअल नहीं हो सकते। आपको तलवार रखनी पड़ती है अपनी हिफाजत, जान माल, इज्जत, आबरू और सलामती के लिए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने, एतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कौन सा इलाका फतह किया है। पाकिस्तान आर्मी ने कोई इलाका फतह नहीं किया, लेकिन इस पाकिस्तान को 75 साल बचा के रखना ही बजाते खुद एक इतना बड़ा कारनामा है कि दुनिया का कोई मुल्क बाकी नहीं रह सकता था उन खतरात के सामने जो पाकिस्तान को दरपेश थे। और वो अल्लाह ने सिर्फ पाक फौज के जरिए इस पाकिस्तान को बचाया। पीपल्स पार्टी के जरिए नहीं, नून लीग के जरिए नहीं, इमरान के जरिए नहीं, अल्ताफ हुसैन के जरिए नहीं, चकज़ई और फजलू के जरिए नहीं, पाक फौज के जरिए। आपका होना, सिर्फ इस पाक फौज का होना ही अपनी ड्यूटी कर रहा है कि ये पाकिस्तान आज सलामत है कि आप इसमें रहते हैं। और जब इस पाक फौज के साथ ज्यादती की गई, जब इस पाक फौज को अपनी कौम ने मारा, जब इस कौम ने पत्थर मारे, इस कौम ने इसको धकेला, दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में कौम को भड़का दिया गया इसके खिलाफ, तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिहा हुआ। तो आज हमारी पाकिस्तानी कौम गौर से सोचे कि हम कहाँ गलत हो गए। ये पूरे मीडिया को देख लीजिए, आप हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देख लीजिए, असल इशू की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी भी ये उसी गुमराही और जलालत और रुसवाई और जिल्लत में डूबे हुए हैं जिसकी वजह से यहां तक पहुंचे हैं। मसले का हल कोई नहीं आइडेंटिफाई करना चाह रहा। मसले का हल बिल्कुल वाज़ेह था, वो करारदाद मकासद में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज होगा। और कायद आज़म ने फरमाया था कि इस मुल्क में एक सदारती निज़ाम होना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को शैतानी कहा उन्होंने, कहा ये प्रूफ किया उन्होंने कि ये शैतानी निज़ाम है, ये नहीं चल सकता, सिवाय इंग्लैंड के दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं है। हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं कि इसमें इनको अपनी नस्लों को इक़्तिदार में लाने का मौका मिलता है। बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता तो नवासा। ये क्या बिलावल कौन है इस वक्त, क्या क्रेडेंशियल है बिलावल का? सारी जिंदगी में उस शख्स ने एक दिन काम नहीं किया, कोई हलाल का पैसा नहीं है इसके पास, नस्ल दर नस्ल हराम खा के बाप दादा जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान की मईशत तबाह की भुट्टो ने, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमारी नेशनलाइज करके पूरी पाकिस्तान को 25 साल पीछे धकेल दिया एक रात में। अब वो सिर्फ इसलिए दुनिया में जाके सिर्फ यही अपने क्रेडेंशियल बताता है कि मेरे नाना को फांसी दी और मेरी माँ को दहशतगर्दों ने मार दिया, इसलिए मुझे पाकिस्तान का हुक्मरान बना दो। ये डेमोक्रेसी इनको इसलिए पसंद है। मरियम के पास क्या क्रेडेंशियल्स हैं, इमरान के पास क्या क्रेडेंशियल है सिवाय इसके कि 92 का वर्ल्ड कप इत्तफाकन जीता था बारिश की वजह से, इसलिए इसको मुल्क का वजीर आजम बना दो, क्योंकि कौम पागल है, क्रिकेट पसंद करती है, लिहाजा इसको क्रिकेट बना। अब वो इस क्राइटेरिया के तहत फिर आप शाहिद अफरीदी को भी बना दें, बाबर आजम को भी बना दें, वो सारे बड़े अच्छे वजीर आजम बन जाएंगे क्योंकि वो भी वर्ल्ड कप जीते हुए।
ये सब उस वक्त होता है, ये जहालत, बेशर्मी, बेगैरती जब आप करना शुरू करते हैं ना इस लेवल की, फिर आप उसी तरह जलील होते हैं जैसे बनी इसराइल जलील हुई थी। अल्लाह नस्लें तब्दील कर देता है। हमारी 3 नस्लें गुजर चुकी हैं। पहली नस्ल की गलती 1971 में पाकिस्तान अलग हो गया। अब उसके बाद 2 नस्लें गुजरी हैं, 50 साल हो चुके हैं अब हमें। अब भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर अल्लाह आपको मजीद जलील करवाएगा, आप मजीद जलील होंगे। अब ये एंग्लो सैक्सन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। पिछले 70-75 साल आप चलाने की कोशिश करते रहे, अब मार्शल लॉ नहीं चल सकता। जो मार्शल लॉ हमेशा याद रखिए जब भी आता है मुल्क में, वो सिस्टम तब्दील करने के लिए नहीं आया है। मार्शल लॉ आया है इसी निज़ाम को कायम रखने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। जब ये पॉलिटिकल सिस्टम ने मुल्क को खतरे में डाला, मार्शल लॉ आया, उसने सब कुछ स्टेबलाइज किया, कुछ अरसे के बाद दोबारा पॉलिटिशियंस के हवाले कर दिया, और यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एंग्लो सैक्सन लॉज का सर्कस फिर शुरू हो गया। वही सूद और रेबा का निज़ाम, वही सारी गलाजत। कोई एक कानून पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने इस्लामी कानून नाफिज नहीं किया मुल्क में। 75 साल हो चुके हैं। अब सोचें कि अल्लाह से किए हुए कितने बड़े बड़े वादों की खिलाफी करने के बाद अगर ये कौम समझती है कि अल्लाह इसको इज्जत देगा, सूद और रिबा में तुम अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तुम नापाक और पलीत तरीन खाइन लोगों को मुसल्लत करते हो अपने सर पे, तुम्हारे जज अंग्रेज़ों और कुफ्र के निज़ाम में जुल्म करते हैं, उसके बाद तुम मसलों का हल किधर तलाश कर रहे हो? इस बात में एक इलेक्शन करा दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ही पागल हो गए, ज़हनी माजूर हैं क्या? बिल्कुल दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, कैंसर क्या है इस कौम को, जो बनी इसराइल की तरह अल्लाह से वादे करके मुसलसल अल्लाह से झगड़े कर रही है कि हम आपका दीन नहीं नाफिज करेंगे, ये नहीं करेंगे। जब कभी बछड़े की पूजा करती है, कभी वो कठहुज्जती करती है, सवाल जवाब अल्लाह से, अल्लाह ने कहा जानवर ज़िबा कर दो तो उसके बाद 50 सवाल करना शुरू हो गए। कुरान में ये सारे वाक़यात बनी इसराइल के लिखे हुए हैं, और हम पाकिस्तानी कौम बनी इसराइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए बनी इसराइल की तरह जलील हो रहे हैं। जब तक निगरान हुकूमत रखनी है, क्या इससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? ताखीर से मनफी कुव्वतें हरकत में आएंगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अच्छा, यही इलेक्शंस के हवाले से, इन्हीं चीजों की वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान के ऊपर बहस हो रही है, पाकिस्तान के हवाले से तनकीद की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान के इकदामात पर ये क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है या कोई खुशी का मुकाम है? मेरा नहीं ख्याल ये कोई किसी किस्म की भी खुशी का मुकाम है। और बात यहां पर खत्म नहीं होती। ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया के बड़े इंपॉर्टेंट जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनकी इमरान खान साहब से जूम मीटिंग थी, वो जूम मीटिंग बंद कर दी गई। अच्छा, अगर आप वो जूम मीटिंग हो जाती तो उसमें हो सकता है वो कहते कि इमरान खान की किसी बात पे वो मानते, किसी बात को नहीं मानते, लेकिन वहां पे इंटरनेट जो सर्विस बंद कर दी गई, उसकी वजह से उनका और शदीद रद्द-ए-अमल आया। अच्छा, इयन डंकन स्मिथ साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी की। इयन डंकन स्मिथ जो हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल रुकन हैं। उसके अलावा दीगर भी बरतानवी रुकने पार्लियामेंट थे जिनकी जूम मीटिंग होनी थी इमरान खान साहब के साथ। अब इयन डंकन स्मिथ साहब की मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं पहले। इमरान खान वॉज ड्यू टू ज्वाइन ए जूम कॉल विद कंजर्वेटिव एमपीज व्हेन विदाउट वार्निंग पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटीज कट ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस टू हिज कंपाउंड। एज ए फ्रेंड ऑफ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, पाकिस्तानी जमहूरियत के दोस्त के तौर पे, आई एम पुशिंग फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड ऑर्डरली एंड फ्री इलेक्शंस। कि आप जनाब फौरन इलेक्शंस करवाएं और जो सियासी लोगों को पकड़ा गया है उनको छोड़ा जाए। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि अगर ये वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद ना होती तो क्या पता ये इतना हुआ ना बनता। ये सिर्फ इयन डंकन स्मिथ नहीं, दीगर भी बरतानिया के जो रुकने पार्लियामेंट है जो इसमें शरीक थे, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिए हैं। दीगर चीजें भी हमें सामने सुनने को मिल रही हैं। और इयन डंकन स्मिथ जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह रह चुके हैं। इनको आईडीएस भी कहा जाता है, इनका जो शॉर्ट है। और ये उधर जिस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मामलात को समझते भी हैं। उन्होंने बात भी की कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी का मैं फ्रेंड हूं और हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। लेकिन ये वहां की जिसे कहते हैं लाहौर दा पावा अरशद लावा, पता नहीं जो भी उनका नाम है मैं भूल गया। वो तो बड़ा अच्छा आइडियलिस्ट बात है, बट ये होता हुआ नहीं नजर आ रहा। क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी के? हमने जमहूरियत की बात की, लेकिन 2018 में बलूचिस्तान असेंबली हमने गिराई। जरदारी साहब ने कहा था गिरा के दिखाऊंगा, गिरा के दिखा दी नून लीग की जो हुकूमत थी बलूचिस्तान में। इमरान खान क्या कहेंगे कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्ट करवाया? नून लीग क्या बताएगी कि हम कहते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। तो हो गया, तो क्या हमने एस्टैब्लिशमेंट की मदद ली? क्या ये बताएंगे आके, या बाजवा साहब ये आके बताएंगे कि मैं नवाज शरीफ को निकाल के इमरान खान को लेकर आया था? क्योंकि बाजवा साहब ने जितने भी इंटरव्यूज दिए आज तक उन्होंने ये एडमिट नहीं किया
कि मैंने जो है नवाज शरीफ को निकाल के इमरान खान को इलेक्ट करवाया था। इस पे वो कहते हैं कि नहीं ये मैंने नहीं किया, बाकी सारी चीजें वो मानने को तैयार हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाला मामला बन सकता है, इस वक्त बट वे B टीम फॉरवर्ड की के लिए रेस जारी जरूर है। बात होनी चाहिए। बट आई थिंक वो भी मुझे बात होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 9 मई के बाद जो वाकयात है तो एस्टैब्लिशमेंट तो मेरे ख्याल से इमरान खान के साथ बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करेगी। हुकूमत को भी एक अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आ रही है कि जितना तहरीक इंसाफ को कमजोर कर सकते हैं वो कर दिया जाए। उसके बाद अगर बातचीत होती है या फिर बातचीत ना भी हो, इलेक्शन में चले जाए, तो वो उनके लिए बेहतर सिचुएशन समझते होगी। तो दोस्तों लाल टोपी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जंग में तो हर बार मार खाती है, साथ ही अब घर में भी पिटाई खाने लगी है। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के जिहादियों ने पाकिस्तानी फौज की पिटाई की थी, उससे लाल टोपी भी नंबर में आ गया था। लेकिन लाल टोपी अभी भी उस दुख से नहीं उभर पा रहा है। लगातार लाल टोपी गजवा हिंद का सपना देख रहा था, लेकिन उसका सपना अधूरा ही रह रहा है। लाल टोपी बार बार कह रहा है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है, भारत जंग की पूरी तैयारियां कर चुका है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी फौज की इमरान खान के समर्थकों ने पतलून गीली कर दिया, उससे पाकिस्तानी फौज का मोराल और ज़्यादा डाउन हो गया और उसे उम्मीद नहीं लग रही कि अब गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानी फौज इस वक्त इमरान खान के समर्थकों के ने बुरी तरीक़ा से कुचल दिया है। जिस तरह से इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तानी फौज की पिटाई की थी, उससे लाल टोपी काफ़ी ज़्यादा दुखी और लगातार इमरान खान को अब टारगेट भी कर रहा है। इमरान खान के खिलाफ लाल टोपी ने बगावत करने का ऐलान भी कर दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।